जी मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। मित्रों, आज हम बात करेंगे 2 बहुत अहम मुद्दों पर। ये मुद्दा दरअसल शुरू तो आज सवेरे ही हो गया था और उसकी शुरुआत एक्चुअली कल रात से हुई थी, पर तब तक हम अपनी बातचीत खत्म कर चुके थे जब उसकी खबर आई और फिर आज सवेरे उसका नया एक्सटेंशन आया और दरअसल दूसरी खबर भी आज सवेरे से ही जुड़ी हुई है। तो मैं दोनों का आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मेरे प्यारे-प्यारे भाई फवाद चौधरी जिन्होंने मुझे इतनी बढ़िया यात्रा कराई, जर्नी कराई पाकिस्तान की। मैं उनका हमेशा ज़िक्र करता रहता हूँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, लेकिन किसी का जो एहसान हो, वो ज़रूर मानना चाहिए और मैं मानता हूँ कि फवाद चौधरी ने मेरे साथ वो बहुत अच्छा किया और मैं शायद पाकिस्तान को कभी भी इतना नज़दीक और इतनी अच्छी तरह से ना जान पाता, अगर मुझे फवाद चौधरी का साथ ना मिला होता। तो पहली बात तो फवाद चौधरी को इसके लिए धन्यवाद, उनके परिवार को भी धन्यवाद। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज सवेरे जो घटना हुई, आज सवेरे उनकी वाइफ़ हिबा चौधरी ने जो है एक ट्वीट किया, एक्स पे जो आजकल बोलते हैं उसको, वहाँ उनका ट्वीट आया और ये रहा उनका वो ट्वीट, जहाँ तक मैं समझता हूँ नहीं। ये देखिए, ये है उनकी पिक्चर, ये फवाद चौधरी हमारे। ये मेरे ख़्याल से ये उन दिनों की तस्वीर है जब वो 92 में होते थे, तभी वो इतने हल्के हुआ करते थे और डेली सवेरे 8 बजे भाग जाया करते थे जिम। तो अब तो बाद में तो जब जब वो पॉलिटिक्स में पूरी तरह फुल फ्लेजेड आ गए तो उन्होंने बिल्कुल, मुझे लगता है, जिम वगैरह बिल्कुल छोड़ ही दिया था। जिस तरह से उनकी साँस फूलती हुई देखी थी मैंने, तो मुझे लगा कि अब तो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया और वो वैसे भी उनको देखकर ही पता लगता था कि फवाद चौधरी जो है आजकल बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं। मगर ये उनके बेहतर दिनों की तस्वीर है, जब वो 92 में थे, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि और शायद ही उससे पहले की ही हो, मतलब 92 में मेरे मिलने से कुछ पहले की। क्योंकि ये जो बड़ी बेटी जो आप देख रहे हैं उनकी, मैं इससे मिला था वहाँ एक सिनेमा हॉल में हम लोगों ने एक साथ पिक्चर देखने गए थे। इनफैक्ट वो रणवीर कपूर नहीं, रणधीर नहीं, क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। रणधीर कपूर का बेटा है यार वो, क्या, बड़े रसम कपूर, जिसकी वो पिक्चर थी तमाशा। तो तमाशा मैंने लाहौर में ही देखी है। लाहौर में फवाद चौधरी और इनके पार्टनर हैं रज़ा आमिर खान। तो वो हम सब ने और ये भाभी जो हैं और 2 ये जो बच्चे हैं, हम सब ने साथ में ही ये पिक्चर देखी थी। सो मच सो कि मैं फिर से ये कह दूँ जो मैंने अपनी आँखों से और एक्सपीरियंस किया है, जो वो मैं उससे मना नहीं कर सकता हूँ। फवाद चौधरी ने उस दिन बड़ा लेविश किस्म का वहाँ पे एक शाम का खाना भी रखा हुआ था। जब हम ये मूवी देखने गए थे, तो बाकायदा वहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ थी, बाकायदा खाना रखा गया था और हम सब ने वहाँ पर बाद में ये मूवी देखी थी। एंड लवली टाइम, वंडरफुल टाइम इन लाहौर, ऑल बिकॉज़ ऑफ फवाद चौधरी। सो हियर कम्स फवाद चौधरी और फिर देखिए, आज सूर्य ये उनकी अरेस्ट की ट्वीट की थी उनकी वाइफ ने। फवाद चौधरी अरेस्टेड, टेकन टू अननोन प्लेस। इसके होते ही हल्ला मच गया था। बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तक अ, कि किसी भी पुलिस ने या इनकी जो आईएसआई या कोई और किसी भी इदारे ने पाकिस्तान के फवाद चौधरी को अरेस्ट करने का कन्फर्मेशन नहीं दिया है। नहीं किसी इदारे ने ये कहा है कि वो हमारे पास है। ये ठीक उस वक़्त की तस्वीर है जब फवाद चौधरी को ले जाया जा रहा था। आई बिलीव कि ये सीसीटीवी से ली गई तस्वीर थी, इसलिए हल्की आई थी। बट और ये उस समय की बात है, रफली साढ़े 12 बजे के आस-पास की, 12 साढ़े 12 बजे, जब वो अपने बच्चों के साथ में, वाइफ के साथ में ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। ये इस्लामाबाद वाला घर है जहाँ से उनको उठाया गया है। मैं जहाँ पर इनके घर में था, वो लाहौर का घर था, जहाँ वो डीएचए में रहते थे। तो ये है वो सीन एग्ज़ैक्टली जब उनको ले जाया जा रहा है। माना ये जाता है दोस्तों कि कुछ लोग जो थे वो इनमें पुलिस वाले थे, इस्लामाबाद की पुलिस की यूनिफ़ॉर्म में थे और बाकी कुछ लोग जो थे वो प्लेन क्लॉथ थे। तो फवाद चौधरी ले जाए गए हैं। बाद में आफ्टरनून में भाभी जी का एक ये ट्वीट भी आया था। ये लीजिए, आजा भई। हुँ। Yeah, here it is. Nisha and Mirha are waiting for Fawad Baba and I don't have any information where he is. ये फिर उन्होंने ट्वीट किया पुलिस को। मैं आपको ये भी बता दूँ, ऐसे में इनके जो भाई हैं फैसल चौधरी, वकील हैं वो, खासे बड़े वकील हैं, पीटीआई को के वकील रहे हैं और बड़े सारे केसेस में उन्होंने इमरान खान को रिप्रेज़ेंट किया है। उन्होंने भी इस मौके पर वो आए थे।
उनको कोई वारंट नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया और वो लोग ले गए हैं उनको। फवाद उन्होंने बाद में एक केस भी दायर किया है इसके ऊपर, अदालत को डाला है कि भई अगर देर की गई तो फवाद चौधरी के साथ कुछ गलत हो सकता है, तो उनको जल्दी से उनकी बरामदगी की जाए बेसिकली, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। शाम को बल्कि एक ट्वीट और आई थी बाबूजी की, जहाँ उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद के किसी भी पुलिस स्टेशन में वो नहीं है। दैट मीन्स कि दिन में उन्होंने हर एक पुलिस स्टेशन पर इस्लामाबाद की जाकर छानबीन की और वो कहीं उनको मिले नहीं फवाद चौधरी। ये चल रहा है, मगर फवाद चौधरी की तो अरेस्ट हुई आज दिन में ये, मगर इससे पहले कल रात को असद कैसर, जो कि इमरान खान की रिजीम के दौरान नेशनल असेंबली के स्पीकर हुआ करते थे, उनको भी कल रात को अरेस्ट किया गया है। उनको केपीके में कुछ करप्शन के केस में उनको अरेस्ट किया गया है। तो वो करप्शन के केस में गए। फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा गया है ये कोई नहीं जानता है, और ना ही कोई इसकी, जैसे मैंने कहा, कोई क्लेम किया गया है सरकार की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से। फवाद चौधरी के पास जो केसेस थे, इनके ऊपर जो लगाए गए थे, उन सब केसेस में उनको बेल मिली हुई है। उन सब केसेस में उन्होंने बाकायदा उसके कोई 1-1 लाख रुपए के मुचाल के, 10-10 लाख रुपए के मुचल के जो भी है वो जमा कराए हुए हैं, और वो इस समय हर केस से बेल पर है। कोई भी केस उनका पेंडिंग नहीं है। फिर ये नया केस कौन सा आ गया जिसमें उन्होंने उसको डाल दिया है, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है दोस्त कि दरअसल ये एक शुरुआत है। देखिए, फवाद चौधरी दोस्त हैं, भाई हैं, मगर कुछ उनके साथ गड़बड़ भी है। और गड़बड़ क्या है? फवाद चौधरी भाई की मतलब बदमाश आदमी है वो। बदमाश आदमी इन द सेंस कि वो पावर के साथ चलते हो, तो वो उनको पावर चाहिए किसी भी हालत में, वो किसी भी कॉस्ट पर आए, कैसे भी आए। उसमें कई बार जो जो ऐसा इस किस्म के लोग होते हैं, उनके साथ में एथिक्स, मोरालिटीज, प्रिंसिपल्स, इनका साथ हमेशा छूट जाता है। कभी आप पीपीपी में हैं, कभी आप एमएलएन के साथ जुड़ जाते हैं, तो कभी आप मुशर्रफ के साथ बैठ जाते हैं। आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, मोरालिटीज, वेल, forget about it. It's all about power. So that's how it was. प्राइवेट लेवल पे मेरी उनसे जब भी बात हुई है, जब भी हम लोग साथ बैठे हैं पाकिस्तान स्टे के दौरान, यू नो generally very clear mind, he knows exactly what he is doing and he knows how to achieve whatever he wants to. तो बट इन टर्म्स ऑफ, अगर वो अपने बात प्रिंसिपल्स पर अगर बात करने पर आ जाए, तो हिज थ्योरीज आर प्रीटी क्लियर। बदमाशी करना वो एक अलग बात है, वो बदमाशी करते हैं प्रिंसिपल्स के साथ में, ये एक अलग मुद्दा है। तो दोस्तों, ये रही फवाद चौधरी की कहानी। मुझे लगता क्या है, मुझे लगता ये है कि ये की जा रही है पाकिस्तान में इस समय पर पॉलिटिकल सेटिंग, जहां पर इमरान खान की पार्टी को खत्म किया जा रहा है। इमरान खान, अच्छा, फवाद चौधरी को पर्टिकुलरली मुझे लगता है टारगेट किया गया है। इनको भेजा गया था, आपको याद हो, जेकेटी की पार्टी में, याद है ना आपको, आईपीपी जो बनाई है उन्होंने, तो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो उन्होंने बनाई है, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जब ये गए थे, तो आपको याद होगा फवाद चौधरी मुंह छुपा रहे थे, कहीं किसी से मिल नहीं रहे थे, कोई कैमरा नहीं देख ले, इस तरह से थे। और जब वो इनागुरेट किया था, जब पार्टी को लॉन्च किया गया था जहांगीर तरीन की तरफ से, और फिर जहांगीर तरीन उस प्रोग्राम में से, बीच प्रोग्राम में से फवाद चौधरी गायब हो गए थे। अच्छा, फिर बीच में ऐसा आता रहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ बात करेंगे, कुछ कहा जाएगा, अपना को डिसोसिएट करेंगे पीटीआई से, या क्या है क्या नहीं। फवाद चौधरी अपनी पॉलिटिक्स पर खुलकर नहीं आए, ना ही उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जैसी बाकी लोगों ने की है। आप जानते ही हैं, वो, मैं अपने आप को पीटीआई से अलग, इमरान खान से अलग करता हूँ, 9 मई को प्रोटेस्ट करता हूँ, और मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इस किस्म की जो आपने देखा कितने सारे पॉलिटिशियंस ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जुमले सबके सेम हुआ करते थे, अलग अलग टाइम, अलग अलग दिन पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो वो है, आजकल वो उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो गई है, थोड़ा मजाकिया हो गया था, तो आजकल इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हो गया है, फिर चाहे शेख रशीद का इंटरव्यू हो या बाकी लोगों का। और आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, आने वाले 2-3 दिन के अंदर में कुछ इंटरव्यूज और आ रहे हैं, मतलब अगला 1 हफ्ते के अंदर में आपको कई सारे इंटरव्यूज और आते मिलेंगे। तो वीडियोज, इंटरव्यूज, बेसिकली अटैक ये हो रहा है कि पीटीआई में से पत्ता काटा जाए, इलेक्शन में से पीटीआई को का जो वर्चस्व है उसको खत्म किया जाए। इस बीच में जो शाह महमूद कुरैशी हैं, आपको याद होगा, वो इस समय जेल में है फवाद चौधरी के साथ, सॉरी, इमरान खान के साथ में, वही अडियाला जेल में। और उनके साथ भी क्या हो रहा है कि उनको अचानक अभी आपको याद होगा ना, उन्होंने वकीलों को जरिए ने बार कहा था कि मेरे मेरे कमरे से मुझे फांसी घाट नजर आता है। तो साइफर केस में भी आपको मालूम होगा,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फांसी यही सजाएं हैं, तो वो अब डिप्रेशन में आ गए हैं। उनको अचानक वो फांसी घाट देख-देख कर ज़रा डिप्रेशन होने लग गया है। तो उन्होंने उसकी शिकायत की है कि मेरा सेल बदला जाए, और इसके साथ ही उनको ये भी खबर दी गई है कि भाई साहब इमरान खान अपनी औकात पे आ गए हैं, और वो साइफर केस में से बचने के लिए, जमानत के लिए अगर उनको किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो वो 1 मिनट नहीं सोचेंगे। अच्छा, तो फिर साइफर केस में उनके साथ कल्प्रिट कौन है? यही शाह महमूद कुरैशी। तो मामला ये कि कभी भी इमरान खान कोई ऐसा बयान देकर शाह महमूद कुरैशी पर ज़िम्मेदारी डाल के अपनी जान बचा लेंगे। तो इसके चलते फिर अब शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तमाम लीगल टीम को पीटीआई से और इमरान खान से अलग कर इंडिपेंडेंट बनाई है। पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट वकील हैं, उनकी उन्होंने टीम ली है, और जिसको उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए साइबर केस में हायर कर लिया है। इस बीच में हमारे जो इमरान खान है, उनका जो बरामदा है उसका साइज बढ़ गया है वॉक करने के लिए, करीब 40 फुट का। तो वो करीब 3-4 मरले घर में वो आराम से, इस समय एक सेल पूरा उनका बना हुआ है, तो खूब तगड़े से वो रह रहे हैं। जो अरियाला जेल है, उनकी अथॉरिटीज ने पुलिस पे एक रिपोर्ट दी है कि हमने कहाँ-कहाँ दीवारें तोड़-तोड़ कर और उनके लिए कितना सारा स्पेस क्रिएट कर दिया गया है। और उसके बाद भी, और इससे एक और बात जाहिर होती है, अगर इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है, यू नो तो ये भी क्लियर है कि इसका मतलब है कि इमरान खान का जुगाड़ जो है वो लंबे वक्त के लिए कर दिया गया है कि बेटा इतनी बड़ी जगह है, दौड़ते रहो, साइकिल चलाते रहो, मोटरसाइकिल चलाते रहो, मगर बाहर जाने की बात मत करना। तो वो सिलसिला वहां आकर फिक्स हो गया है। एक ये थी आज की खबर जो मुझे आपको देनी थी। दूसरी खबर इंपॉर्टेंट, आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग मियाँ वाली एयरबेस में हमला किया कुछ हमलावरों ने, आजादी के मतवालों ने या टेररिस्ट ने, डिपेंडिंग अपॉन विच साइड ऑफ द फेंस यू आर। उससे पता लगेगा कि आप कहाँ हैं। खैर, जहां भी हैं, इसको किसी भी नाम से पुकारें, मगर कुछ लोगों ने आज हमला किया, और माना यह जा रहा है कि भाई साहब वहां पर अच्छे खासे हवाई जहाजों को नुकसान हुआ है। जो मेरे पास बलूचिस्तान से कुछ टेक्स्ट आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अच्छा, मगर जो आईएसपीआर है उसने बड़ी गोलमोल सी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे कोई ऐसे वर्केबल एसेट्स जो थे, जो काम के एसेट्स हों, फंक्शनल एसेट्स जो थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ओके, तो सर जी आप ही देख लो कि ये एक हवाई जहाज का रखने का पूरा हैंगर जल रहा है। देख लीजिए आप, और मुझे ये समझाइए, मैं आपको 2 वीडियो दिखा रहा हूँ, कोई मुझे बताए कि भाई इतनी आग जहां लगी हुई है वहां पर कोई नुकसान ना हुआ है, तो मैं किस पागल की बात पे यकीन करूं? जरा देखो। साहब, ये पाकिस्तान में दिवाली मनाई नहीं जाती, हिंदू वहाँ ऐसे कोई ज़्यादा है नहीं, और ये आवाज़ पटाखों की तो कतई नहीं है। तो फिर आप समझ लीजिए कि ये वहाँ पर क्या चल रहा है। दूसरी एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जो ग्रुप ने, यू नो अ, तहरीक जिहाद पाकिस्तान उसका नाम है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने जो लॉन्च किया वीडियो वो है। ये जनाब, मैं बहुत लंबा इसको नहीं चला रहा हूँ, ठीक-ठाक वीडियो है, लंबी-लंबी सी है, मगर तहरीक जिहाद पाकिस्तान, अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तहरीक जिहाद पाकिस्तान क्या है? तहरीक जिहाद एक मियाँ कासिम है साहब, मुल्ला कासिम साहब जो हैं कहीं यूरोप में रहते हैं। मैं लोकेशन की बात क्या करूँ? तो ये जो मुल्ला कासिम है, 5 महीने पहले उनका एक टेक्स्ट आया, आपको याद होगा 5 महीने पहले चमन में एक हमला हुआ था पाकिस्तान की फौज पर। उस हमले के बाद में इन्होंने एक 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 पत्रिका है, एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है, ऑनलाइन मैगजीन, जिसका नाम है खुरासान डायरीज। तो खुरासान डायरी के जो एडिटर हैं उनको उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि साहब हमने ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम शुरू की है और ये हमला
हमने किया है। और तब से अब तक इन 5 महीनों में लगभग 4-5 हमलों की ज़िम्मेदारी वो ले चुके हैं। जो कल रात का हमला है, इसकी भी ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है। और बेसिकली ये लाइन उसी पर आ रही है, आपको याद हो कि जो मुल्ला कासिम, आपको याद होगा, नहीं मुल्ला कासिम तो वो हैं, क्या नाम है उनका, मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के बेटे। तो वो जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पाकिस्तान में, उन्होंने जो परसों स्टेटमेंट दी थी, जिसका ज़िक्र मैंने आपको कल के व्लॉग में किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया था कि आप जो कुछ कर रहे हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ के साथ में, वो ठीक नहीं है, इसके रिपरकशन होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। तो वो कॉन्सिक्वेंस, और मैंने आपको क्या याद दिलाया था कि दिसंबर, अब से जो इलेक्शन अनाउंस हो गए ना, अब से लेकर और जनवरी तक आप देखिएगा, ये धूम-धड़ाका चलता रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि ये पटाखे बजने शुरू होंगे एक तरफ से, और आप देखिएगा कितने पटाखे बजेंगे। तो माना ये जा रहा है, चाहे उन्होंने ज़िम्मेदारी ली है, लेकिन ये पटाखों का सिलसिला अब रुकेगा नहीं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ये इसके साथ ही कल की याद रखिए, कल भी बलूचिस्तान में आर्मी कन्वॉय पर हमला किया गया था, और वहां 14 आर्मी के लोग मारे गए थे। एक साथ 14 लोग मारे गए थे एक ही दिन में। तो 14 लोग कल मारे गए। आज की आईएसपीआर का तो कोई हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, वो तो सब बात ही गोल कर गए। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि दरअसल दे आर सो वनरेबल राइट नाउ, कि उनके यहाँ कोई टेररिस्ट जो है वो सीधे सीधे हवाई अड्डों पे घुस सकते हैं। ये कहना एम्बैरेसिंग होगा फौज के लिए, तो बस होता रहता है, वीडियो जारी कर रहे हैं, वो प्लिंग 4 आदमी इधर आके खड़े हो गए, ओ आर टाइगर्स, आवर टाइगर्स। तो बस वो हमारी फौज में नाज, और क्या वो जिस शेख रशीद कहते हैं, हमारी अजीम फौज, वो अजीम फौज लेके नाचते रहो। मगर फिलहाल हमले शुरू हो चुके हैं, और ये हमले दन दनादन हो रहे हैं। एक हमारे यहाँ बनारसी बाबा करके कुछ ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कल रात को बड़े मजे की काम किया। रात को वो सोने गए, सोने से पहले उन्होंने ट्वीट किया, भाई गुड नाइट, और वो कल बड़ा दिन है, और सो हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप मियाँ वाली। अब वो उस ट्वीट को, मैं नहीं जानता है भाई ये बनारसी बाबा हमारे कौन है, मगर उन्होंने उस पाकिस्तानियों ने वो ट्वीट पकड़ी है, उनका बस ये रॉ का काम, ये रॉ वालों ने कर दिया काम, सॉरी सॉरी सॉरी, रा वालों ने कर दिया ये काम। तो ये सिलसिला चल निकला है। तो ये एक और नई थ्योरी, मैंने आपको कल कहा था ना कि जहां नहा हमारे यहाँ कहा, वो तो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ठीक वैसे ही पाकिस्तानी जहां बैठा हुआ हो, वहां कॉन्स्पिरेसी को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्पिरेसी वहां ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो वो हर चीज में उनको रा नजर आ गया है, तो रा ने ये हमला करवा दिया है, ऐसा उनको सोशल मीडिया पे वो ये प्रोपेगेंडा रचा रहे हैं। कि वरना ये बनारसी बाबू को कैसे पता लग गया, कि बनारसी बाबा को, कि कल मियाँ वाली में कुछ होने वाला है। खैर, तो मित्रों, ये था आपका अपडेट। ये मैं आपको बताऊं कि इन चीजों को एक और चीज से आपको जोड़कर देखना है, वो ये कि मैंने आपको कहा था, अब से जनवरी तक चूंकि ये पटाखे बजते रहेंगे, ये एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज भी है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और ये आपको मैं कई महीने से कह रहा हूँ कि आप देखेंगे जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, पटाखे बजने रोज शुरू हो जाएंगे। उसके पीछे रीजन यही है कि दरअसल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो। एक और बात आ रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट की अनाउंसमेंट इतनी ईगरली की जा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि पैसा मिलना है भैया विदेशियों से, पैसा मिलना है बाहर से, पैसा मिलना है आईएमएफ से। आईएमएफ की आई हुई है टीम। मुसीबत क्या है कि अगर आईएमएफ हाँ नहीं करती है, ये टीम हाँ नहीं करती है, तो पैसा नहीं मिलेगा। बिना पैसे के पाकिस्तान का काम नहीं चलता है। इसलिए इलेक्शन से आप मना तो आइडियली कर नहीं सकते हैं, मगर ये एक्सक्यूज तो क्रिएट किया जा सकता है ना, कि साहब हम तो आपकी बात मान गए थे आईएमएफ वालों, हम तो आपकी बात मान के सारे इलेक्शन करवा रहे थे, देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध दिए, हमारे सब कुछ कर दिया, हम तो पूरी तरह तैयार थे। अब हम क्या करें अगर हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी हो गई है और ये आपके चक्कर में हो रही है? वो गले मारेंगे उनके कि वो देखो आप हथियार छोड़ के गए थे, वो सब तालिबान ने जो है वो बीएलए के और इनके टीटीपी वालों के साथ में बांट रखे हैं, और वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं आपके हथियारों से। अब आप वो ना करते तो हम न मरते, तो हम करें क्या? वो मजबूरी अपनी दिखाकर। और ये बेसिकली मैं नहीं जानता कि वक्त पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दरअसल ये सब चीजें क्रिएट की जा रही हैं ताकि वक्त पे इलेक्शन न कराए जाएं। जो काकड़ साहब की गवर्नमेंट है वो कड़कड़ाते हुए चलती रहे, और जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो सब होता रहे। आप ही मुझे बताइए कि जिस सरकार के पास इलेक्शन के अलावा और कोई राइट ही नहीं है, वो ऐसे तमाम फैसले कर रही है जिनके जो रिजल्ट्स हैं, जो रिpercussions हैं, जो परिणाम हैं, वो दूरगामी हैं, वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। क्यों कर रही है?
किस राइट से कर रही है, मगर कर रही है। तो ये एक सोचने का मकाम है। ये सोचने की ज़रूरत है कि दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और क्या क्या बेसिकली टारगेट है जो अचीव करने की कोशिश हो रही है। मित्रों, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। आपको एक और बात बता दूँ मैं, जो मैं अब आपसे अगले वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, वो है कि इस समय जर्मनी में भी 2 पत्रिकाएँ हैं जो बहुत बड़ी हैं वहाँ की, स्टर्न और एक है der स्पीगल। इन दोनों पत्रिकाओं ने बेसिकली ये बताने की कोशिश की है अपने करंट इश्यू में कि जर्मनी के अंदर किस तरह से एंटीसेमिटिज्म बढ़ रहा है। वहाँ पर उन्होंने बाकायदा कुछ ज्यूज़ की फोटोग्राफ्स लगाए हैं और स्पीगल की बात कर रहा हूँ, der स्पीगल, उसमें ऊपर बल्कि हेडलाइन लगाई है। मैंने ट्वीट किया है वो कवर को भी, जहाँ उन्होंने लिखा है, "Wir haben Angst, we are scared।" ये है। तो अगले उस पे मैं उस डेटा को भी निकाल कर आपसे बात करूँगा कि दरअसल यूरोपियन पॉलिटिक्स में जो जो वेस्टर्न यूरोप में जर्मनी वगैरह में क्या चल रहा है इस समय पर राइट विंग को लेकर। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी दोस्तों। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट फॉर नाउ।